This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. रात के करीब 12:30 बजे के आसपास एक 13 साल का लड़का उसकी नींद खुलती है। उसके घर से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें बहुत ही अजीब थी, उसने पहली बार सुनी थी। वो उन आवाजों की तरफ जाता है और जो देखता है उसे देखकर वो सन्न रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता या कुछ कर पाता, उस पर एक हमला होता है और उसका मर्डर हो जाता है। 5 मिनट के अंदर ही 4 और मर्डर होते हैं और अब जो चौथा कत्ल होता है उससे इस पूरी घटना की दिशा बदल जाती है। इसमें कातिल का भी कत्ल हो जाता है, यानी कि वो शख्स जो कत्ल कर रहा था उसकी भी मौत हो जाती है। अगले दिन सारा शहर, सारा जिला, सारा प्रदेश इसी घटना की खबरों से भरा हुआ था। जानते हैं पूरी कहानी अब विस्तार में। मध्य प्रदेश का एक जिला है भिंड, जिसका एक इलाका है वीरेंद्र नगर। यहीं की ये सच्ची घटना है। 14 मई 2016 की सुबह 9 बजे के आसपास 12 साल का एक लड़का जिसका नाम निदेश शर्मा होता है, वो अपनी मौसी के घर की तरफ जाता है। उसकी मौसी का घर उसके घर से 2-3 मकान छोड़कर ही था। जब वो अपनी मौसी के घर पहुंचता है तो उसके मुख्य द्वार पर ताला लगा होता है। वो बालक थोड़ा परेशान हो जाता है। वो काफी आवाजें लगाता है लेकिन अंदर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती। तो वो किसी तरह से छत पर पहुंच जाता है और अंदर झांकने की कोशिश करता है कि अंदर कोई है या नहीं है। अब जो नजारा वो देखता है कि घर के चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है और अंदर लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। वो तुरंत भागता है और भागकर अपने दादा के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि मौसी को कुछ हो गया है, दीदी और भैया को भी कुछ हो गया है। अब सभी लोग वहां पर तेजी से पहुंचते हैं। देखते ही देखते पूरे इलाके में यह खबर आग की तरह फैल जाती है और इसके साथ ही साथ एसपी नवनीत भसीन अपने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। वहां आने के बाद जब सब देखते हैं तो देखने के बाद पता चलता है कि इस घर में एक विधवा महिला जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है, जिसका नाम रीना शुक्ला होता है। रीना शुक्ला, उसकी बेटी लगभग 10 साल के आसपास जिसकी उम्र, उसका नाम छवि, और उसके जेठ की बेटी जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। इसके अलावा रीना शुक्ला के एक भतीजा और एक भतीजी जिनका नाम गोलू और अंबिका होता है। इन सभी का कत्ल हो चुका होता है। इन सब की लाशें लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ी होती हैं और चारों तरफ खून ही खून फैला होता है। अब एक महिला के घर से इतनी बुरी तरह से 4 बच्चों और एक महिला की लाश मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। अब प्रथम दृष्टि में लगता था कि सामान भी इधर उधर फैला हुआ था, तो शायद किसी चोर ने, किसी डकैत ने ये घटना को अंजाम दिया है और वो इस घर में घुसा, उसने कुछ चोरी करने की कोशिश की और ये लोग जाग गए और इनको मार दिया गया। लेकिन जब पुलिस बारीकी से खंगालती है तो घर के अंदर से कोई भी बड़ा सामान या कीमती सामान चोरी नहीं हुआ होता। अब जो पहली नजर में डकैती या लूट की मामला लगता था, पुलिस को लगता है कि ये लूट या डकैती का मामला नहीं है। अब क्योंकि 5 हत्याएं हुई थी तो पुलिस पर काफी प्रेशर था और पुलिस काफी होशियारी से काम लेते हुए 24 घंटे के अंदर ही गोविंदपुर के रहने वाले एक व्यक्ति नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर को अपनी हिरासत में ले लेती है। जब पुलिस उसको हिरासत में लेती है, पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि पूरा हत्याकांड क्या है और इस हत्याकांड के बारे में हर कोई जानना चाहता था। अगले दिन सारे प्रदेश की अखबारें इसी घटना से भरी हुई थी। अब पुलिस ने जो कहानी बताई, यानी कि जो कहानी उसे नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर ने सुनाई, वो अपने आप में काफी हैरान करने वाली होती है। उसने पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया कि ये जो महिला होती है रीना शुक्ला, इसके पति का 2014 में किसी बीमारी के चलते निधन हो जाता है। अब इसकी बेटी होती है और जिस दिन यह घटना होती है उस दिन इसका एक भतीजा, एक भतीजी और इसकी जेठ की लड़की भी इसी के घर में आई होती हैं। यानी कि इस घर में 4 बच्चे होते हैं और ये महिला खुद होती है। इस महिला के घर पर एक किराएदार रहती थी जिसका नाम रोली भदौरिया होता है। अब इस रोली भदौरिया के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए ये अंकुर नाम का ट्यूशन टीचर इनके घर आता था।
अब जब वो इनके घर आता था तो उसकी मुलाकात रीना शुक्ला से भी होती है। इस अंकुर की उम्र 24 साल थी और रीना शुक्ला की उम्र 32 साल थी। ये सिलसिला हाल चाल पूछने से शुरू होता है। अंकुर जब भी इसके घर में आता है दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपना हाल चाल बताते हैं, पूछते हैं। अब उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि इन दोनों की दोस्ती कितनी आगे कितनी तेजी से बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे इनकी फोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। वो महिला विधवा थी और ये एक ट्यूशन टीचर काफी जवान था और 2 ही महीनों में इन दोनों ने 300 से ज्यादा बार आपस में अलग अलग नंबरों पर बातचीत की। इतनी गहरी इनकी दोस्ती हो जाती है। अब बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था और चलते चलते वो उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। रात को उसको इशारा किया जाता था जो कि फोन के द्वारा होता था और जो ट्यूशन टीचर होता था जिसका नाम अंकुर होता था वो इस महिला के घर चोरी छिपे आ जाता था और वहां पर आने के बाद वहां पर वासना का नंगा नाच होता था। अब इस शख्स ने जो कि नर्सिंग का कोर्स भी कर चुका था वो रीना को हमेशा कुछ ना कुछ दवाइयां लाकर देता था। रीना अपने बच्चों और भतीजे भतीजियों को वो दवाइयां दे दिया करती थी। अब वो दवाइयां देने के बाद वो दोनों आराम से सो जाते थे और ये दोनों अपने शारीरिक संबंध बनाते थे। जितना वक्त लगे उतना वक्त ये बिता सकते थे क्योंकि कोई भी इन्हें टोकने वाला नहीं था। लेकिन उस दिन 13 तारीख की रात को यानी कि 13 मई 2016 की रात को उस दिन उन लड़कियों ने तो दवाई खाई लेकिन जो ये लड़का था जिसकी नींद रात को खुली थी उस पर इस दवाई का ज्यादा असर नहीं हुआ जितना हर बार होता था। जैसे ही रात में 12:30 बजे के आसपास का वक्त होता है इस बीच में जो लड़का होता है गोलू की आंख खुल जाती है और गोलू को जैसे ही आंख खुलती है वो कुछ अजीब सी आवाजें सुनता है। आवाजें उसी चीज की होती हैं कि उसकी जो रीना शुक्ला महिला थी और जो ट्यूशन टीचर था वो आपस में संबंध बना रहे होते हैं। अब वो जब झांक कर देखता है तो वो देखता है कि उसकी बुआ किसी व्यक्ति के साथ अवैध रूप से संबंध बना रही थी जो गलत स्थिति में थी। उस गलत स्थिति को देखने के बाद इससे पहले कि वो कुछ कह पाता तभी रीना और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम नीतीश दीक्षित है वो दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना गोलू को ही मार दिया जाए। उन्होंने उसके हाथ पैर बांधे ताकि वो चीखे और चिल्लाए नहीं। उसके मुंह में कपड़ा दिया और चाकुओं से गोद कर उसे मारा जाता है। जी हाँ, चाकुओं से गोद कर। देखिए कितनी बुरी मौत उन्होंने उस बेचारे बच्चे को दी। चाकुओं से गोद कर उसे मारा। आप सोचिए कितना दर्द उस बच्चे को हुआ होगा। इसी बीच में उसके शोर शराबा को सुनने के बाद सबसे पहले अंबिका जागती है और फिर महिमा जाग जाती है। जब जैसे ही गोलू को मारा गया था वैसे ही इन दोनों बच्चियों को जिनका नाम अंबिका और महिमा था इनको भी मार दिया जाता है, बिल्कुल चाकुओं से गोद कर। उनको बुरी तरह से गोदा जाता है, काटा जाता है। अब इसके बीच में जो इस महिला की असली बेटी होती है जिसका नाम छवि होता है उस छवि की भी आंख खुल जाती है। अब छवि रीना की इकलौती बेटी थी। अब जब छवि की आंख खुल जाती है तो जो अंकुर होता है वो डिसाइड करता है कि अब हमें छवि को भी मारना पड़ेगा। लेकिन रीना का दिल यहाँ पर अटक जाता है। वो कहती है कि हमें छवि को मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसे समझाता है कि अगर हमने छवि को नहीं मारा तो हम फंस जाएंगे। तो वो छवि को भी मार देता है। अब जैसे ही वो छवि को मार देता है यहाँ पर रीना का थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। अब जो अंकुर होता है वो तेजी से सोचता है। वो सोचता है कि शायद ये एक माँ के प्यार में अंधी होकर मेरे ही खिलाफ बयान ना दे दे या मुझे ही कुछ ना कर दे। तो वो इससे पहले ये अंदाजा लगाता है कि अगर मैं इसे भी मार दूं तो मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा। तो वो तुरंत निर्णय लेता है और वो रीना शुक्ला को भी मार देता है। अब उसे भी वैसे ही मारा जाता है चाकुओं से गोद कर। और उन सबको मारने के बाद वो वहां पर 1-1.5 घंटे तक रुकता है। 1-1.5 घंटे के रुक कर वो ये करता है कि वो सारे सामान को इधर उधर फेंकता है ताकि देखने वाले को लगे कि यहाँ पर कोई चोरी का प्रयास हुआ है या चोरी की गई है। ऐसा करने के बाद वो वहां से भाग जाता है। अब पुलिस उसे कैसे पकड़ती है? पुलिस उसे पकड़ती है अपने कॉल रिकॉर्ड से। जब वो उस महिला के कॉल रिकॉर्ड की और इस शख्स से जिससे वो बातें करती थी इसका रिकॉर्ड निकलवाती है, उस दिन की इसकी लोकेशन निकलवाती है, तो पुलिस को सारा केस साफ हो जाता है क्योंकि वो शख्स उस समय पर जिस समय पर वो कत्ल हुए वहीं पर मौजूद था। पुलिस के लिए केस काफी आसान होता है। हालांकि उस महिला के घर वाले ही इसका विरोध करते हैं
जब ये कहानी पुलिस बताती है तो उस महिला के घर वाले कहते हैं कि ये हमारी लड़की पर लांछन लगाया जा रहा है, हमारी लड़की का चरित्र हरण किया जा रहा है, वो लड़की ऐसी नहीं थी, ये घटना पुलिस झूठ बता रही है। लेकिन पुलिस के पास काफ़ी सबूत होते हैं क्योंकि फोरेंसिक काफ़ी कुछ इकट्ठा करती है। जैसा कि बताया गया कि जब इन बच्चों का कत्ल होना स्टार्ट हुआ, वो संबंध बना रहे थे, तो इसमें इस पुरुष का अंडरवियर और उस महिला का जो वो भाग होता है, वहाँ से भी कुछ फोरेंसिक अपने नमूने इकट्ठे करती है, अपना DNA वगैरह मिलाया जाता है और प्रूफ किया जाता है कि ये वही महिला और यही पुरुष आपस में संबंध बना रहे थे और इसी ने उसका कत्ल किया, यानी कि ये शख्स वहाँ पर मौजूद था, इसका उसके साथ संबंध था। यही पुलिस सबसे बड़ा प्रूफ देती है ये साबित करने के लिए कि ये महिला और ये पुरुष आपस में एक दूसरे को जानते थे और इस तरह के संबंध बनाते थे। मामला कोर्ट में पहुंचता है 34 महीने के बाद, जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। जज साहब इसमें अपनी सजा सुनाते हैं और इस शख्स को फांसी की सजा दी जाती है। हालांकि इसके पास अभी काफ़ी चांसेस रहते हैं क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं कि अपराधी के पास आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के चांसेस होते हैं और फिर राष्ट्रपति के पास भी अपील की जा सकती है। तो इस तरह के काफ़ी चांसेस इसके पास हैं। लेकिन हालांकि अभी तक जब तक हम ये आपको कहानी सुना रहे हैं, इसे फांसी की सजा दी जा चुकी है, यानी कि इसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि फांसी दी नहीं गई और अब ये वेट कर रहा है फांसी का और आगे फरियाद लगाने का। तो दोस्तों देखिए कैसे एक छोटी सी घटना, जिस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर नहीं था, लेकिन बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। आजकल का मॉडर्न युग है, काफ़ी कुछ लोग जानते भी हैं लेकिन फिर भी इस तरह की गलतियां करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपके ऐसे किसी से प्रेम संबंध हो ही गए हैं तो आप एक सेफ्टी के साथ, एक अगर समाज से बच के भी ये सब करना चाहते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। लेकिन इस तरह से चोरी छिपे कुछ गलत तरीके से एक दूसरे से मिलना जुलना और फिर इतना डरना कि अगर आपको कोई देख ले तो आप एक कातिल बनने को तैयार हो जाते हैं, ये घटनाएं, ये चीज़ें कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं, समाज को एक मैसेज देती हैं। जब भी हम ऐसी कोई क्राइम स्टोरी सुनाते हैं, हमारा मकसद कोई किसी का दिल दुखाना या किसी को ये सब चीज़ें रिमाइंड करवाना नहीं होता, बल्कि यही एक मकसद होता है कि किस तरह एक छोटी सी गलती की वजह से एक भला पूरा परिवार ख़त्म हो गया। 4 बच्चे जिनका इसमें कोई कसूर नहीं था वो मारे गए, जो अपनी पूरी ज़िंदगी अभी जीने वाले थे, उनका खात्मा हो गया। और उसके अलावा एक टीचर एक अपराधी बन गया और वो महिला भी जो उन बच्चों की माँ थी, वो भी अपनी एक छोटी सी गलती के कारण इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें अवॉइड की जा सकती हैं अगर कोई सावधानी बरते, इस तरह के कामों में मत पड़े। आप कोई भी देख लीजिए, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन वो पकड़े ही जाते हैं और फिर होता है अपराध। या तो कातिल खुद वो अपराध का शिकार बन जाते हैं और या वो खुद अपराधी बन जाते हैं। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ। ये कहानी कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा, आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में, हमें इंतज़ार रहेगा। जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ क्राइम मीडिया चैनल पर।